नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? और आई थिंक बहुत ही बढ़िया होंगे आप लोग। और एग्ज़ाम की प्रिपरेशन भी आप बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। बिकॉज़ आपको पता है कि एग्ज़ाम की जो डेट है इस बार मार्च में ना होके फ़ेब में है और 15 फ़ेब से आपकी जो एग्ज़ाम्स है वो स्टार्ट हो जाएगी। तो डेफ़िनेटली आप लोगों ने बहुत ही बढ़िया तरीके से अपनी प्रैक्टिस को स्टार्ट कर दिया होगा और जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक तैयारी नहीं की है स्टार्ट, मेरे स्टूडेंट्स रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि आप लोगों ने जो फुल ईयर जितनी आपने मेहनत की है, जितना आपने एफर्ट किया है या नहीं किया है डज़न्ट मैटर, बट अब जो पीक टाइम है, उस पीक टाइम में अगर आप बहुत बढ़िया तरीके से एफर्ट लगाते हैं, बहुत बढ़िया टेक्निकली आप इसकी सपोर्ट लेकर आप उसकी प्रैक्टिस करते हैं, तो रिजल्ट डेफिनिटली आपका बहुत ही बढ़िया होगा। क्योंकि कहते हैं जो बीत गया उसको हम बदल नहीं सकते, लेकिन आने वाला टाइम उसको हम बदल सकते हैं, लेकिन उसको बदलने के लिए हमें आज से ही स्टार्ट करना होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए आपको हम यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस आपके सामने लेकर आते हैं, जिसमें फिजिक्स के क्वेश्चंस मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। और लास्ट सेशन में हम लोग कुछ क्वेश्चंस लेकर आए थे जो बोर्ड पैटर्न के हिसाब से हम लोग आपके सामने लेकर आए हैं। ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस हम आपके बोर्ड पैटर्न के हिसाब से और लाएंगे। अभी कुछ हम एमसीक्यूज की प्रैक्टिस कर रहे हैं, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे वन लीनियर और फिलिप्स की प्रैक्टिस हम करेंगे, ताकि आपके जो एग्जाम की प्रैक्टिस है वो बहुत बड़े तरीके से हो सके। तो अभी हम सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यूज की प्रैक्टिस कर रहे हैं, दैट आफ्टर हम स्टार्ट करेंगे, जिसमें हमारे फिलिप्स भी होंगे और वन लीनियर भी होंगे, और फिर हम मेजर क्वेश्चन का भी हम स्टार्ट करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, चलते हैं आज के सेशन की ओर। और आज का जो सेशन है वो भी कुछ एमसीक्यूज को लेकर हमने स्टार्ट किया है। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है ये, हाउ टू इंक्रीज द कैपेसिटी ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटी को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं? ऑप्शन ए है डिक्रीज द एरिया ऑफ द प्लेट। जो प्लेट्स हमने यूज की है कैपेसिटर बनाने में, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बनाने में जो हमने प्लेट्स यूज की है, उनका क्रॉस सेक्शन जो एरिया होता है वो हम डिक्रीज करें, तो शायद कैपेसिटी इंक्रीज हो सकती है, या फिर इंक्रीज करें उस एरिया को, ताकि आपकी जो कैपेसिटी है पैरेलल प्लेट कैपेसिटी की वो इंक्रीज हो सके, या फिर इंक्रीज द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स। दोनों प्लेट्स के बिटवीन जो डिस्टेंस है उसको इंक्रीज करें, या फिर नन ऑफ दीज। ये चार ऑप्शन आपके सामने है। तो रेजिस्टेंस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की जो कैपेसिटी है, जो कैपेसिटेंस है, कैपेसिटी ही एक तरह से क्या है, कैपेसिटेंस है। तो कैपेसिटेंस का डायरेक्ट फॉर्मूला आपके पास है C इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट A बाई D। एप्सिलॉन नॉट मीडियम पे डिपेंड करता है, कैपिटल A क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ प्लेट्स है, और स्मॉल d क्या है, डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स है। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। और अगर हमें इंक्रीज करना है तो एरिया के लिए भी इंक्रीज का ऑप्शन आना नेसेसरी है। तो आई थिंक इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों को पता चल गया कि हमने इस क्वेश्चन का आंसर कैसे निकाला है। इसका जो फॉर्मूला है कैपेसिटेंस का, C इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट A बाई D। C इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट A बाई D, और उसमें जो A है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और D के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। कई बार क्या होता है, एक ऑप्शन ना होके दो मल्टीपल ऑप्शन भी राइट होते हैं, तो उस केस में ऑप्शन कुछ और होते हैं, जैसे आपके बी और सी राइट है तो ऑप्शन डी कैसा होगा, बोथ बी एंड सी। तो उस कंडीशन में भी आपको ये चेक करना है कि मल्टीपल आंसर कई बार करेक्ट हो जाते हैं, तो आपको उसके अकॉर्डिंग उनका क्वेश्चन का सॉल्यूशन देना होता है। हड़बड़ाहट में या जल्दबाजी में आप फटाफट से क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश ना करें। आपके पास इनफ टाइम है, 3 आवर्स एंड 15 मिनट का टाइम होता है, तो उसको आप यूटिलाइज कीजिए। जल्दबाजी में कई बार क्या होता है, स्टूडेंट्स मिस्टेक कर देते हैं। तो ये स्टूडेंट्स, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आपको पता चल गया, कैसे हमने इस आंसर को फाइंड आउट किया है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपकी स्क्रीन पर है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट आपको ट्रू लग रहा है, आपको बताना है। फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट ऑप्शन है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज अ कंजर्वेटिव फोर्स। Is electrostatic force is a conservative force? Option B, potential at a point is the work done per unit charge in bringing a charge from any point to infinite. And option C है, electrostatic force is non-conservative. And option D है, potential is the product of charge and work. रेजिस्टेंस, फोर ऑप्शन आपके सामने है, और आपको इनमें से कौन सा स्टेटमेंट राइट है वो आपको बताना है। तो आपने देखा होगा पोटेंशियल का जो डेफिनेशन है उसके अकॉर्डिंग क्या है, पोटेंशियल की डेफिनेशन होती है इंफिनिटी टू फ्रॉम एनी पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड, और यहाँ जो ऑप्शन बी गिवन है वो उल्टा है। बाकी हमें पता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स होता है, और पोटेंशियल का जो फॉर्मूला होता है वो W अपॉन में Q होता है, नॉट W इंटू Q। ऑप्शन डी राइट नहीं है, ऑप्शन सी राइट नहीं है, ऑप्शन बी में मिस्टेक बता दी मैंने आपको कि इन्फिनिटी टू एनी पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड होता तो हम इस ऑप्शन बी को करेक्ट करते हैं, बट ऑप्शन बी में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन नहीं है, और दूसरा ये भी गिवन है एनी पॉइंट टू इन्फिनिटी।
तो यहाँ एनी पॉइंट टू इन्फिनिटी हमें नहीं जाना है, दैट मीन्स ऑप्शन बी भी आपके लिए रॉन्ग आंसर है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड के लिए। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, कंसिडर अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इन द जेड डायरेक्शन। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है? जेड डायरेक्शन, अलोंग जेड एक्सिस है। द पोटेंशियल इज ए कांस्टेंट फॉर एनी एक्स फॉर अ गिवन जेड, फॉर एनी वाई फॉर अ गिवन जेड, ऑन द एक्स वाई प्लेन फॉर अ गिवन जेड, ऑल ऑफ दीज। आपको बताना है कि इन चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन राइट है। डियर स्टूडेंट्स, हमें पता है कि पोटेंशियल जो होगा वो कांस्टेंट कब होगा? जब ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा। तो वो एक्स भी परपेंडिकुलर डायरेक्शन होती है, वाई भी परपेंडिकुलर डायरेक्शन है, और एक्स वाई प्लेन जो है वो भी जेड एक्सिस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन है। दैट मींस इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो पोटेंशियल होगा वो हमेशा क्या होगा? सेम होगा। दैट मींस ऑप्शन डी जो है वो इसके लिए राइट है। चलिए, आपको पता है ना v इक्वल्स टू v और e में क्या रिलेशन है? e इक्वल्स टू डी वाई बाई डी आर। दैट मीन्स e की जो वैल्यू है e cos थीटा इक्वल्स टू होता है आपके डी वाई बाई डी आर। तो cos थीटा की वैल्यू e कांस्टेंट कब होगा? v की वैल्यू कांस्टेंट कब होगी? जब cos थीटा कितना होगा? 90 डिग्री। cos 90 की वैल्यू कितनी होती है? 0। cos 90 की वैल्यू 0 है। आपको पता है किसी भी टर्म का डिफरेंशिएशन करते हैं तो 0 कब आता है? जब वो कांस्टेंट होता है। तो पोटेंशियल की वैल्यू कांस्टेंट होगी, दैट मींस डी वाई बाई सॉरी डी वी बाई डी आर जो होगा वो 0 कब होगा? जब v की वैल्यू कांस्टेंट होगी। आई थिंक आपको जो क्वेश्चन में गिवन है एक्स वाई और एक्स वाई प्लेन, ये तीनों ही कंडीशन परपेंडिकुलर टू जेड एक्सिस है। अगर आपको इसका आंसर समझ में नहीं आया तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज सकते हैं, मैं उसका सॉल्यूशन आपको पीडीएफ फॉर्मेट में वहां पर बता दूंगा। ओके डियर स्टूडेंट्स, अभी हमारे पास टाइम कम है। जिन स्टूडेंट्स को आता है उनके लिए यहाँ टाइम को स्पेंड करना हमारे लिए वेस्ट करना होगा, इसलिए जितने क्वेश्चंस के सॉल्यूशन मैं यहाँ बता रहा हूँ आपको डायरेक्टली समझ में आ रहे हैं तो ठीक है, अगर डायरेक्टली समझ में नहीं आते तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज सकते हैं कि सर इसका आंसर हमें ब्रीफली एक्सप्लेन करके बताइए, तो मैं आपको उसका सॉल्यूशन पीडीएफ फॉर्मेट में आपके उसी कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कर दूंगा। चलिए बढ़ता है क्वेश्चन नंबर फोर्थ की ओर। क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्या है डियर स्टूडेंट? इक्विपोटेंशियल सरफेसेज में पढ़ाई है। इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है? चलिए उसके बारे में कौन कौन से पॉइंट्स है जो गिवन है यहाँ पे वो राइट होंगे आपको बताने हैं। आर क्लोजर इन रीजन्स ऑफ लार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड्स कंपेयर टू रीजन ऑफ लोअर इलेक्ट्रिक फील्ड्स। ओके, ऑप्शन बी है will be more crowded near sharp edge of a conductor, and option C है will always be equally spaced, and option D both A and B are correct। तो डियर स्टूडेंट्स, हमें पता है कि इक्विपोटेंशियल सरफेस हमेशा इक्वल डिस्टेंस मतलब इक्वल पॉइंट पे आप हर पॉइंट पे इक्वल पोटेंशियल होता है। तो कहीं क्लोजर या कहीं अवे से कोई फर्क नहीं पड़ता है, ना तो कंडक्टर के एजेस के नियर इसकी मतलब जो क्राउड है वो ज्यादा होगा, ना इससे डिस्टेंस पे ज्यादा होगा, बिकॉज ऑल पॉइंट्स पे इसकी वैल्यू हमेशा क्या रहती है? सेम होती है। इलेक्ट्रिक इक्विपोटेंशियल सरफेस में हमेशा क्या होगा? इक्वली स्पेस होगा, हर पॉइंट पे इसका चार्ज भी पोटेंशियल की वैल्यू क्या रहेगी? सेम रहेगी। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्थ की ओर। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, इन अ रीजन ऑफ कांस्टेंट पोटेंशियल द इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म, द इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो, then there can be no charge inside the region, both B and C are correct। डियर स्टूडेंट, इसमें ऑप्शन बी तो राइट है। हमने जो अभी दो क्वेश्चन पहले जो क्वेश्चन किया था उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर जीरो होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर पोटेंशियल होगा, बिकॉज हमें इलेक्ट्रिक फील्ड को जीरो कंसीडर करना है। लेकिन ऑप्शन सी भी इसके लिए राइट है कि अगर कोई चार्ज नहीं है दैट मीन्स वहां कोई इलेक्ट्रिक फील्ड भी नहीं होगा। तो ऑप्शन बी एंड सी दोनों क्या क्या है यहाँ पे? राइट है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स की ओर। A test charge is moved from lower potential to a higher potential point। कंडीशन देखिए, a test charge is moved from lower potential point to a higher potential point, the potential energy of test charge will be। आपको बताना है पोटेंशियल एनर्जी जो होगी उसकी वो क्या होगी? रिमेन द सेम, इंक्रीज, डिक्रीज, बिकम जीरो। अगर टेस्ट चार्ज को हम लोअर पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल पे ले जाते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? W इक्वल्स टू, देखिए पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो हमेशा वर्क से आपको कैलकुलेट करनी होती है। तो W इक्वल्स टू क्या होता है? Q डेल V। तो लोअर टू हायर है तो QV, जो W1 है वो लोअर होगा, W2 हायर होगा। दैट मीन्स यहाँ क्या हो जाएगा? ये डिक्रीज हो रही है, नेगेटिव डायरेक्शन में जाएगी ना, तो ये पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट फॉर ए मेटल इज, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट
जो वो मेटल के लिए कितना होता है 0, इनफाइनाइट 1 और 10। तो आपको डियर स्टूडेंट सबको पता है कि इनफाइनाइट होती है। मेटल्स के लिए डाइलेक्ट्रिक जो कांस्टेंट होता है उसका वैल्यू हमेशा क्या होता है 0 होता है। जो कंडक्टर्स होते हैं उनके लिए इंफिनिटी इसकी वैल्यू होती है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8, व्हेन एयर इज रिप्लेस्ड बाय अ डाइलेक्ट्रिक मीडियम ऑफ कांस्टेंट के। तो एयर है उसको हमने रिप्लेस कर दिया है, डाइलेक्ट्रिक मीडियम जिसकी वैल्यू कितनी है के है। द मैक्सिमम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू चार्जेस सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस। आपको पता ही है डेफिनेटली कि जो हमने डेरिवेशंस की थी कैपेसिटर्स के रिगार्डिंग, तो मैंने कहा था कि इसमें जो रिलेशन होता है वो ई वी और सी के सीक्वेंस में होता है, और ई हम कैलकुलेट करते हैं एफ से। तो एफ को हमें डेरिवेशन में शो नहीं करना होता है, लेकिन ई वी और सी को हमें डेरिवेशन में शो करना होता है। तो ये फर्स्ट चैप्टर से रिलेटेड है, और सेकंड चैप्टर में भी हम जब कैपेसिटर का चैप्टर पढ़ते थे तो उसमें भी हम इसको एक्सप्लेन करते हैं कि E इक्वल्स टू E नॉट बाई के होता है, दैट मींस F इक्वल्स टू F नॉट बाई के होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर आप डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस यूज करते हैं तो वहां की वैल्यू हमेशा डिक्रीज होती है, और कितना टाइम डिक्रीज होगी, जितनी उसकी वैल्यू है के टाइम्स वो डिक्रीज हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। Two spherical conductors, each of capacity C, are charged to potential V and minus V. These are then connected by means of a fine wire. The loss of energy is, कितना होगा लॉस ऑफ एनर्जी आपको बताना है। यस स्टूडेंट, डेफिनेटली आपने ये डेरिवेशन इस बार रिमूव हो चुकी है। आपका जो न्यू सिलेबस आया है 2024 के अकॉर्डिंग जो सिलेबस है उसमें आपके डेरिवेशन रिमूव कर चुके हैं, लेकिन इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला आपको यूज करना है। तो डायरेक्ट फॉर्मूला आपके पास यहाँ होता है हाफ सी वी स्क्वायर, और लेकिन हाफ सी वी स्क्वायर प्लस हाफ सी वी स्क्वायर दोनों का मिलाकर कितना हो जाएगा, कंप्लीट सी वी स्क्वायर का इसमें लॉस हो जाएगा। देखिए v पॉजिटिव है तो हाफ सी वी स्क्वायर, और v नेगेटिव है तो अगेन हाफ सी वी स्क्वायर, टोटल मिला के कितना हो जाएगा सी वी स्क्वायर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 है, इफ अ बिग ड्रम इज मेड बाय कंबाइनिंग 8 स्मॉल सेट्स चार्ज विद ईच आर और क्यू चार्ज, एट इज कैपिटल आर है और चार्ज कितना है कैपिटल क्यू है, then the potential energy of the big body compared to that of each small body is become 32 times, 16 times and 8 times और become 4 times। तो डियर स्टूडेंट्स, एक बिग ड्रम है उसको हमने 8 स्मॉल सेट्स चार्ज से हमने उसको कंबाइन करके बनाया है। 8 है, यहाँ इसका क्या हो जाएगा 8 टाइम मल्टीप्लाई कर देंगे तो 8 टाइम हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, आई थिंक आप लोगों ने ये जो क्वेश्चंस है उनकी अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करेंगे आप, और नेक्स्ट क्लास जो हम लेकर आएंगे उसमें हम फर्स्ट और सेकंड चैप्टर के कॉम्बिनेशन का हम लेकर आएंगे, ताकि आप लोगों की प्रैक्टिस प्रॉपर तरीके से हो सके। आप चैप्टर फर्स्ट और सेकंड की प्रैक्टिस अच्छे तरीके से कीजिए। कल हम लोग इनके लिए क्वेश्चंस लेकर आएंगे, क्वेश्चंस की हम क्वांटिटी भी बढ़ाएंगे, हम 10 क्वेश्चंस को 20 क्वेश्चंस में कन्वर्ट करेंगे, और ब्लूप्रिंट के साथ साथ के क्वेश्चंस हम लेकर आएंगे। तो स्टूडेंट्स,